स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एडू सुपर मैक्स में। और जैसा कि मैंने कल बताया था, कल हम लोगों ने सिलेबस पे चर्चा कर ली थी और आज हम लोग पिछले जो एग्ज़ाम हुए हैं उनके क्वेश्चन को देखेंगे, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखेंगे। और यहीं से हमें ये पता चलेगा आपको कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और क्वेश्चन का लेवल क्या होता है। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम लोग अपने क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो ये पहला क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर का। एक समबाहुभुज का प्रत्येक बहिष्कोण 9 डिग्री का है, तो उस समबाहुभुज में कितनी भुजाएं हैं। हमसे पूछा जा रहा है कि एक समबाहुभुज है जिसका बहिष्कोण प्रत्येक बाह्य कोण कितना है, 9 डिग्री का है, तो उस समबाहुभुज में कितनी भुजाओं की संख्या निकालना है। तो देखिए यहाँ पर किसी भी समबाहुभुज में भुजाओं की संख्या जो होती है, संख्या n बराबर क्या हो जाएगा 360 और बटे बाह्य कोण, ठीक है, 360 बटे बाह्य कोण। और इस तरह से इसमें बाह्य कोण कितना दिया है 9 डिग्री, तो 360 बटे 9, 9 चौके 36, कितनी भुजाएं हैं 40 भुजाएं उसमें होंगी। ऑप्शन डी सही जवाब। अब देखिए ये तो थी कि हमें जब बाह्य कोण दिया है, मान लीजिए अगर अंतःकोण दिया होता तब अंतःकोण का फार्मूला क्या होता है हमारे पास। अंतःकोण का फार्मूला जो भुजाओं की संख्या होती है वो 360 बटे 180 माइनस थीटा हो जाती है, ठीक है, 360 बटे 180 माइनस थीटा। और जहां थीटा जो है हमारा क्या है, अंतःकोण है। मान लीजिए यहाँ पर बाह्य कोण दिया है, अगर यही अंतःकोण दिया होता तब भुजाओं की संख्या इस तरह से निकलती। अच्छा, अब आप तो जानते हैं कि अगर कोई त्रिभुज है तो अंतःकोण का जो योग होगा, अंतःकोणों का जो योग होगा, योग एक क्या, अगर कोई चतुर्भुज या आयत है तो अंतःकोणों का योग कितना होता है 360। और इस तरह से अगर हम मान लीजिए कि कई सारी भुजाएं हैं, समबाहुभुज कोई है, समबाहुभुज की बात कर रहे हैं जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो, ठीक है, अगर कोई समबाहुभुज है तो उसके अंतःकोणों का जो योग होगा वो कितना होगा n-2 इंटू 180, ठीक है, सॉरी, समबाहुभुज हो या कैसा भी बहुभुज हो, अगर उसमें n भुजाएं हैं तो उसके अंतःकोणों का योग कितना हो जाएगा n-2 इंटू 180, ठीक है। तो आशा करता हूँ पहला क्वेश्चन आपको बढ़िया से समझ में आया होगा। और हमने एक क्वेश्चन के साथ साथ यहाँ पर देखिए, ये हमने बाह्य कोण अगर दिया हो तब का बात कर लिया, यहाँ पर अगर अंतःकोण है तब का बात कर लिया है, और किसी भी बहुभुज में योग का एक फार्मूला हमने जान लिया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा 0.56 बार के तुल्य है, ठीक है, यानी कि 0.56 बार को अगर हम लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पर दशमलव के इधर जो संख्या है इसको छोड़ दीजिए, ठीक है, ये प्लस में आ जाता है, ठीक है, दशमलव के इधर वाली संख्या क्या आ जाएगी, प्लस में आ जाती है। और फिर जो इधर वाली संख्याएं हैं, जितनी संख्याओं पर बार लगा है उसको हम लिख देते हैं, और जितनी संख्याओं पर बार लगा है उतनी बार हम क्या लिख देते हैं 99 लिख देते हैं। यानी इसका सही जो ऑप्शन होगा वो कितना होगा 56/99। तो इसका ऑप्शन ए ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अब देखिए अगर मान लीजिए कि आपको ये ट्रिक नहीं याद है, ठीक, देखिए हम केवल ट्रिक की ही बात नहीं करेंगे, कॉन्सेप्ट को भी लेके चलेंगे। अगर कॉन्सेप्ट याद है आपको तो ट्रिक मान लीजिए एग्जाम में नहीं भी आता है तो कोई दिक्कत नहीं। देखिए पूरा कॉन्सेप्ट इसका ये है कि हम 0.56 बार को क्या लिख सकते हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं 0.56565656 और डॉट डॉट डॉट, इस तरह से हम लिख सकते हैं। और इसी को हम मान लेते हैं, यहाँ पर हम इसको क्या मान लेते हैं इसी को x, यानी x बराबर हमारे पास ये है। अब जितनी संख्याओं पर
बार लगा होता है, एक के आगे उतनी जीरो से हम क्या कर देते हैं, इसमें गुणा कर देते हैं। तो x में दो संख्याओं पर लगा है बार, तो हम एक के आगे दो जीरो यानी 100 से इसको क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। अब 100 से इसमें गुणा किए हैं तो इधर भी 100 से गुणा होगा और ये हो जाएगा 56.56565656। ठीक है, डॉट डॉट डॉट। ठीक है, अब एक काम करते हैं, इसमें से इसको माइनस कर देते हैं। अब इसमें से इसको हम माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 100x में से अगर एक x माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा कितना, 99x। और यहाँ देखिए 56 में से जीरो अगर माइनस करेंगे तो 56, और इधर वाले सारे जो टर्म है 56 56 56 घट करके क्या हो जाएंगे, शून्य हो जाएंगे, तो 56.0। अब x इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 56/99, और x की वैल्यू ही हमसे पूछी गई थी, तो इस तरह से इसका जवाब हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए, अब देखिए यहाँ पे आपको ट्रिक भी, शॉर्ट मेथड भी मिल गया कि जितने संख्याओं पर बार लगा रहता है उतने हम 99 लिख देते, उतने टाइम्स हम 9 लिख देते हैं। ठीक, अब देखिए आगे चलते हैं। दिए गए संख्याओं का सही आरोही क्रम कौन सा है। अब देखिए हमने ये तीसरा क्वेश्चन है, कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, बस हमें थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत होती है, हम चीजें भूल जाते हैं और उन्हीं चीजों को रिकॉल करने की जरूरत होती है। तो देखिए इसमें क्या है, आरोही क्रम में लिखना है और इसको आप लिख ले जाएंगे, बहुत ही बेहतरीन तरीके से लिख ले जाएंगे, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। तो ये क्वेश्चन की संख्या केवल बढ़ाने के लिए दिया गया है। जैसे अब देखिए किसी एक को, ऐसे सवाल में किसी एक को पकड़ लीजिए, चलिए इसी को हम पकड़ लेते हैं। तो 1/3 हमारे पास है, 0.33 हमारे पास है और 4/15 हमारे पास है। ठीक है, तो बहुत ज्यादा इसमें ताम झाम करने की जरूरत नहीं है, एलसीएम उलसीएम लेने की जरूरत नहीं, सीधे लगभग इसको काट दीजिए। 10 हो जाएगा, 10 बढ़ाएंगे तो एक का आगे जीरो लग जाएगा, 3 त्रिक का 9, 1 10, 3 तिया 9, 1 10, 3 तिया 9, यानी 10.333 आएगा लगभग, जो कि इसके बराबर ही है। अब देखिए इसको अगर काटेंगे तो 10 लगाएंगे 40 हो गया, 15 दूना 30, 10 40 100, 15 छक्का 90 और 10 10.266 आएगा। तो देखिए आरोही क्रम यानी बढ़ते क्रम में हमें लिखना है। तो सबसे पहले ये सबसे छोटा दिख रहा है तो इसको लिख लेते हैं, फिर ये आ जाएगा यानी 0.333, और फिर सबसे लास्ट में, नहीं बढ़ते क्रम में लिखना हमको ना, तो पहले हमारा ये आ जाएगा 266 आरोही क्रम में लिखना, फिर ये और फिर लास्ट में ये। अब देखिए 0.266 किसके लिए था, 4/15 के लिए था। ठीक, फिर ये वाला चीज तो ऐसे ही है हमारे पास, और ये वाली चीज हमने किसको बदला था, 1/3 को भाग करके, तो सही ऑप्शन हमारा यही होगा। अब देखिए किसमें है, 4/15, 0.33 और 1/3, ऑप्शन सी हमारा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों, ये आपका है एरिया से सरफेस एरिया, अच्छा आयतन पूछ रहा है। ठीक है, 1 सेंटीमीटर त्रिज्या तथा 2 सेंटीमीटर ऊंचाई के लंबवृत्तीय बेलन का आयतन ज्ञात करना है। लंबवृत्तीय बेलन का आयतन जो होता है, लंबवृत्तीय बेलन का आयतन ये होता है आपका पाई r²h, जहां r क्या है, त्रिज्या है, और ये क्या है, ऊंचाई है। इसको आप कर देंगे 22/7, r का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर त्रिज्या है और ऊंचाई 2 सेंटीमीटर, 22/7 और 1 का स्क्वायर 1 और 2 से गुणा करेंगे 2 ही हो जाएगा, 44/7 सेंटीमीटर क्यूब। तो आयतन कितना आ गया, 44.7, और यहाँ पर आपको सिंपली दिया गया है। अच्छा, अगर बेलन का आपका सरफेस एरिया पूछता यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल बेलन का, तो क्या आपका जवाब होता, तो जवाब होता है 2πr/h। ठीक है, और ये तो सी से हो गया यानी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अगर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कहा जाए आपसे, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो इसी के साथ आप क्या करेंगे, 2πr कॉमन ले लेंगे और r+h आ जाएगा। ठीक है, 2πr और r+h। ठीक है, ये हो जाएगा। तो हमें लगता है कि आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। और देखिए हम साथ साथ में सारी चीजें रिकॉल भी करते चल रहे हैं, सारी चीजें हम रिकॉल भी करते चल रहे हैं, यहाँ पर ये भी एक फायदा हो रहा है। अब देखिए क्या कह रहा है, इस आंकड़ों का क्या निकालना है, माध्य विचलन। अब यहाँ पर एग्जामिनर खेल गया, माध्य निकालने को कह सकता था वो
लेकिन आपसे क्या निकाल रहा है, कह रहा है मीन डेविएशन यानी माध्य विचलन निकालने के लिए कह रहा है। तो इसके लिए सबसे पहले हमको माध्य निकालना होगा। ठीक है, हमको क्या निकालना होगा, माध्य निकालना होगा, और ये थोड़ी सी लंबी प्रक्रिया हो जाती है। सबसे पहले इसका हम मीन निकालेंगे, और मीन तो आप लोग जानते ही हैं, सबको जोड़ करके जितनी संख्या है उसको भाग करना। तो सबको हम जोड़ लेते हैं, ठीक, सबको हम क्या कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं, और फिर कितनी संख्याएं हैं, 2 2 4 2 6 और 1 7 संख्याएं भाग दे देते हैं। और ये जोड़ने पर 10 10 20 3 23 4 27 27 और 7 कितना हो जाएगा, 34 34 और 5 39 10 49 आ जाएगा, 49/7। तो हमारा जो मीन आ गया है यानी माध्य जो हो गया वो कितना आ गया, 7। अब हमें मीन डेविएशन निकालना है, तो माध्य विचलन का जो फार्मूला होता है, जो माध्य विचलन का फार्मूला होता है वो क्या होता है, समेशन i गोइंग 1 to n m माइनस एक्स आई मॉड ऑफ m माइनस एक्स आई अपॉन n। यानी कि हमें मीन को इन सब वैल्यू से क्या करना होगा, घटाना होगा, और फिर सब वैल्यू को जोड़ के डिवाइड करना होगा। ठीक है, तो हम पहले देखते हैं हमारा मीन कितना है, 7 है। मीन कितना हमारा 7 है, ये हमारा m है। और ये जो डाटा दिया है ये x1 x2 x3 x4 x5 और x6 और x7 है। हर एक डाटा को उसको माइनस करना है। पहले देखिए 7 में से हम 3 माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, 4। फिर 7 में से 10 माइनस करेंगे तो हमारे पास 3 बचेगा। ठीक है, फिर 7 में से 10 माइनस करेंगे फिर 3 बचेगा, 4 माइनस करेंगे 6 बचेगा, 7 माइनस करेंगे 3 बचेगा, 10 माइनस करेंगे 3 बचेगा, और 5 माइनस करेंगे 5 बचेगा। और टोटल डाटा हमारे पास 7 है। जोड़ लीजिए, 4 3 7 3 10 6 16 16 और 6 22 और 5 कितना हो गया, 27। 22 और 5 कितना हो गया हमारे पास, 27। कहीं पर कुछ मिस कर रहे हैं, देखिए 7 माइनस 3, क्योंकि 27 कहीं आ नहीं रहा। 7 माइनस 3 4, और 7 माइनस 10 10 3 हो गया, और 7 में से 4 माइनस करेंगे तो हमारा यहाँ पर कितना हो गया, यहाँ भी 3 आएगा। ठीक है, और 7 माइनस 7 यहाँ 0 आ जाएगा, और 7 माइनस 10 3 आ गया, 7 माइनस 5 2 आ गया। ठीक है, फिर किससे कर देते हैं, 1 सेकेंड रुकिएगा। ठीक है, हमको माइनस करना है 7 से सभी वैल्यू को। 7 में से 3 माइनस करेंगे 4 बचेगा, 7 में से 10 माइनस करेंगे 3 और अगेन 3, 7 माइनस 4 कितना हो गया, 3, 7 माइनस 7 0 हो गया, 7 माइनस 10 3 एंड 7 माइनस 5 2 बचेगा, और टोटल अपॉन 7, 4 3 7 7 3 10 10 6 16 16 to 18 18 अपॉन 7, ये हमारा मीन डेविएशन यानी माध्य विचलन हो गया, और 18/7 यहाँ पर आ गया। तो स्टैटिस्टिक भी आपके और प्रोबेबिलिटी ये भी आपके चैप्टर में है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन पे। क्या कह रहा है क्वेश्चन, विष्णु 10 किलोमीटर प्रति घंटा और 30 किलोमीटर प्रति घंटा और 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल पर समान दूरियां तय करता है तथा पूरी यात्रा पर कुल 15.5 मिनट लेता है, तो उसके द्वारा तय की गई यात्रा की कुल दूरी किलोमीटर में कितनी होगी। ठीक है, कुल दूरी हमें निकालनी है। ठीक है, तो कुल दूरी मान लीजिए कि कुल दूरी हमारी कितनी थी, x थी, तो x और समय जो होता है, समय बराबर क्या होता है आप जानते हैं, दूरी बटे चाल होती है, दूरी बटा चाल होता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ऐसे क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं, दूरी तो सब में समान दूरी है, इसमें भी उतना ही दूरी, इसमें भी उतना ही दूरी, और इसमें भी उतना ही दूरी तय कर रहा है। बस समय क्या हो जाएगा, तो हम लोग ये मान लीजिए दूरी था अगर हमारा, तो x अपान 1/10 करेंगे, यहाँ x अपान 30 और यहाँ x अपान 8, ये समय हो गया। ठीक है, तो हम 1/10 1/30 और 1/8 इन सभी चालों को हम बटे में कर देंगे। ठीक, और फिर बराबर यही हमारा क्या है, ये समय है, दूरी बटे चाल करके हमने समय यहाँ लिख दिया है, और टोटल समय कितना है 15.5, ये मिनट में है, और इधर क्या है घंटे में सारी चीजें हैं। तो इसको भी घंटे बनाने के लिए हम 60 से क्या कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे। देखिए इसको अगर हम सॉल्व करें तो क्या आ जाएगा हमारा, 3 8
24, 240 प्लस ये छोड़ देंगे, इसको लिखना है तो इसको छोड़ देंगे, 10 अट्ठे 80 और 80 इक्कीम 80 प्लस ये लिखना है तो इसको छोड़ देंगे, 3 दाएं 300 इक्यानवे 300 और नीचे हमारा 10 गुना 30 गुना 8 और बराबर यहाँ 15.5/60 आ गया, 30 गुना 60 और 2 पंचे 10। ठीक है, अब देखिए 240 80 कितना हो गया, 320, 320 और 300 क्या हो गया, 620। ठीक, 600 हमारा 20 और बटे में कितना बचेगा, 40 बराबर कितना, 15.5। ये कट गया, 4 इक्कीम 4, 2 या तो छोड़ दीजिए, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 इक्कीम 2। अब ये क्या हो जाएगा, x की वैल्यू अगर फाइंड करना चाहें तो 15/5 इंटू 2/31। देखिए दोस्तों, हमको थोड़ा सा समय इसलिए लग रहा है क्योंकि मैं यहाँ आपको समझाने के पर्पज से ये सारी काम कर रहा हूँ, नहीं तो मैं इसको, ठीक है, इसको डायरेक्ट भी कर सकता था। ठीक, इतना हमको टाइम नहीं लगाना था इसमें, बट क्या है कि कुछ बच्चे हो सकता है जिनको ये चीजें समझ में ना आती हूँ डायरेक्ट, तो उनके लिए उनके ही भाषा में मैंने इसको कर दिया है। ठीक है, आप लोग इस जो ये जोड़ घटाना गुणा भाग कर रहे हैं, इसको इस टर्म को आप क्या कर सकते हैं, इसको इग्नोर कर सकते हैं। ठीक, इस स्टेप को आप छोड़ सकते हैं, इसके बाद डायरेक्ट यहाँ पर आ सकते हैं और यहाँ से चीजों को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए अगर हम 31 से गुणा कर दें तो 5 बार जाना चाहिए। ठीक, 31 पंचे 0.5 आएगा और 5 से 2 से गुणा करेंगे तो 1.0 आ जाएगा, यानी कि कुछ दूरी कितनी थी हमारी, 1 किलोमीटर क्या थी, दूरी थी, 1 किलोमीटर हमारी दूरी थी और ऑप्शन ए क्या था, सही जवाब था। अब इसको एग्जाम में अगर हमको करना है तो ये स्टेप और ये स्टेप डायरेक्ट स्किप करके हम लोग यहाँ पर डायरेक्ट पहुंच सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे करेंगे थोड़ा सा। ईशान क्या है, एक अच्छे श्रमिक की तरह कमल से 2 गुना काम करता है। ईशान जो है वो एक अच्छे श्रमिक की तरह किससे, कमल से 2 गुना कार्य करता है। चलिए भाई इसको भी देख लेते हैं। तथा दोनों साथ साथ एक कार्य को कितने दिन में, 29 दिन में समाप्त कर लेते हैं। केवल कमल इस कार्य को कितने दिन में करेगा। अब देखिए दोनों की जो कार्य क्षमता का अनुपात है, कार्य क्षमता का जो अनुपात है वो कितना है, इसका ईशान और कमल। तो ईशान करता है जब तक 2 काम, तब तक कमल करता है 1 काम। ये ईशान का हम कर देते हैं और ये कमल का कर देते हैं। तो ईशान जब 2 काम करता है तो कमल क्या करता है, 1 काम करता है। अगर इनके एक एक दिन का हम काम को निकालें तो एक दिन में ईशान 2 काम करता अगर है तो ये 1 काम करता है। समझ गए, यानी 2 अनुपात 1 का अनुपात इनके काम में है। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब हम मान लेते हैं ये कमल को पूछ रहा है कि कमल अकेले कितने दिन में करेगा, तो कमल को मान लीजिए अकेले वो 1 दिन में करता है। ठीक, तो कमल अगर कोई काम को 1 दिन में कोई व्यक्ति कर लेता है तो 1 दिन में उसके द्वारा कृत कार्य क्या हो जाएगा, 1/x। 1 दिन में वो कितना काम करेगा, 1/x। और अगर मान लीजिए कि कोई व्यक्ति इससे दुगना काम कर रहा है, इससे दुगना काम कर रहा है, तो वो 1 दिन में कितना काम करेगा, तो वो 1 दिन में 2/x काम करेगा, ज्यादा काम करेगा भाई, है कि नहीं। तो 1 दिन का काम इनका कितना है, 1/x और ईशान का 2/x और दोनों का 1 दिन का काम कितना, क्योंकि दोनों मिलकर के 29 दिन में काम समाप्त करते हैं, तो 1 दिन में दोनों का मिल करके 1/29 दिन है। इसी को हमें सॉल्व करना है। हर बराबर है तो इनको आप जोड़ लीजिए, 3/x 1/29, x बराबर 30 दिए कितना हो जाएगा, 87, यानी 87 दिन उन्हें लगेगा काम करने में। अगर कमल अकेला काम को करता है तो उसे 87 दिन लग जाएंगे। और सब अगर यही काम कह दे कि ईशान कितने में दिन में करेगा, तो 87/2 दिन लग जाएंगे ईशान को।
अगला क्वेश्चन देखिए, दीक्षा ने प्रतिवर्ष 5% साधारण ब्याज पर 500 रुपये उधार लिया, 4 साल बाद अपने स्वामित्व को कितने रुपए चुकाएगी? तो लिया कितना था? 500 रुपये, ठीक है। साधारण सी बात होती है 500 रुपये। अब 5% की साधारण ब्याज है और कितने साल तक? 4 साल तक। तो ब्याज कितना हो गया भाई? मूलधन और दर और कितना? समय और बटा 100। ये तो हमारा हो गया SI यानी सिंपल इंटरेस्ट। और वापस क्या करेगी? साथ में मूलधन भी वापस करेगी, तब हमारा बन जाएगा क्या? अमाउंट। ठीक, बहुत आसान सवाल था ये। 5 चौक के 20 पंचे 100 और 500 पहले से वो ले रखी है, यानी टोटल वो कितना देगी अपने मालिक को? 600 रुपया वो देगी। और इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 600 रुपये। अब देखिए टंकी वाला सवाल क्या है। एक जल टैंक में 2 छिद्र हैं, अकेले एक छिद्र यानी छिद्र पहला जो है टैंक को 9 मिनट में खाली करता है और दूसरा छिद्र जो है वो टैंक को 6 मिनट में खाली करता है। अगर दोनों साथ साथ चलें तो कितने मिनट में खाली होगा? अब देखिए इस टैंक को 1 मिनट में किया गया 1/9 हिस्सा हो जाएगा और इसका 1 मिनट में किया गया कार्य 1/6 हिस्सा हो जाएगा। दोनों अगर साथ साथ चलेंगे तो ये इनका कार्य है 1 मिनट का। अब इसी को हमें सॉल्व करना है। तो 6 1 जा 6 और 9 1 जा 9, 9 ये 6 इधर जाएगा, इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा? 15/9 गुणे 6 काट दीजिए, 3 पचे 15, 3 दूने 6 यानी 5/9 दूना 18। ठीक है, ये 1 मिनट का काम है। 1 मिनट का इनका क्या है? काम है। तो पूरा काम कितने? पूरा टंकी ये 1 मिनट का काम है। ठीक, तो टंकी खाली करने में कुल समय कितना लगेगा? इसको हम जो 1 मिनट का काम है, 1 मिनट में 5/18 भाग, तो पूरी टंकी खाली करने में कितना लगेगा समय इनको? तो इसको हम उलट देते हैं यानी 18/5 मिनट। ठीक है, अब देखिए ये कहीं पर है। अच्छा यहाँ पर देखिए, इसको अगर हम मिश्रित भिन्न में रखेंगे तो 5 तिया 15, 3 18/5 मिनट लग जाएंगे इनको टंकी को क्या करने में? भरने में। ठीक है, टंकी को भरने में कितना समय लग जाएगा? आगे चलते हैं हम लोग। अब देखिए अगर आपको हमको बताना होता शॉर्ट ट्रिक तो हम यही कहते हैं कि टंकी को खाली करने में जो लगा समय है, तो ये जो समय होता है इनका अकेले अकेले का, उनको हम क्या कर देते हैं? गुणा कर देते हैं। ठीक, और नीचे उनको हम क्या कर देते हैं? जोड़ देते हैं। तो यही हो जाती क्या बात? हमारी ट्रिक हो जाती टंकी को खाली करने में लगा समय। और इसी को हम करते अभी देखिए आपके सामने ही आ जाएगा आंसर। 3 पचे 15, 3 गुना 6, 18/5। और बात वही हुई जो है, लेकिन अब चूंकि आपको समझाना भी पड़ता है तरीके से, आपको ये ट्रिक भी चाहिए तो लिख लीजिए। और ये रहा पूरा कॉन्सेप्ट कैसे होना है। ऐसे काम समाप्त होने वाला भी आ जाता है क्वेश्चन, इसको भी हम इस ट्रिक से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक औरत, हाँ ये बहुत बढ़िया सवाल है। देखिए प्रत्येक वर्ष प्रारंभ में 2000 रुपये प्रति वर्ष 5% चक्रवृद्धि ब्याज के दर पर निवेश करती है। वह दूसरे वर्ष के अंत में कितने रुपए निवेश करेगी? पहले वर्ष 2000 निवेश करेगी तो उस पर क्या लगेगा? 5% का चक्रवृद्धि ब्याज लगेगा। तो पहले वर्ष उसका रुपया कितना हो जाएगा? 2000 तो रहेगा ही, और 2000 पर 5% का क्या लग जाएगा? ब्याज। ठीक, तो ये 5% का ब्याज हमने निकाला, 20 पंचे 100, यानी कि पहले वर्ष के अंत में 2100 रुपये उसके हो जाएंगे। 2000 ये और 100 रुपये ब्याज। ठीक, अगले वर्ष क्या होगा? ये तो प्रारंभ में 2000 रुपये जमा करती है प्रति वर्ष, हर वर्ष वो 2000 जमा करती है और ब्याज क्या लग रहा है? 5% लग रहा है। तो वह दूसरे वर्ष के अंत में कितना रुपया निवेश करेगी, यही पूछा जा रहा है। तो देखिए पहले वर्ष में क्या हो गया? 2000 रुपये उसने निवेश किया और 5% के हिसाब से ब्याज लगा, 100 रुपये ब्याज हो गए। तो पहले वर्ष के में क्या हो गया? अंत में 2100 रुपया। दूसरा वर्ष जब आएगा तो वो 2000 रुपया अपने से जमा करेगी। ठीक, क्योंकि हर साल वो 2000 रुपया जमा करती है, प्लस 2100 रुपया पहले से था, ये हो गया। और अब इन्हीं पर क्या लगेगा? ये तो मूलधन हो गए, अब इन्हीं पर यानी 2000 2100 4100 पर क्या लगेगा? ब्याज भी लगेगा। कितना?
5%, तो 4100 का 5% ये ब्याज हो गया, खत्म। ये हो गया आपका 4100 रुपये और प्लस 5 एकिम 5 चौके 20, 205, यानी 4305 रुपये उसके अकाउंट में दूसरे वर्ष के अंत में होंगे, और जो कि ऑप्शन ए हमारा सही जवाब है। तो दोस्तों आज के वीडियो में, चूंकि पहला वीडियो था, आज के वीडियो में हम लोग यहीं तक करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में भी हम लेकर आएंगे और भी महत्वपूर्ण और बेहतरीन कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन दोनों। देखिए अपने वीडियो में उन्हीं कॉन्सेप्ट को लेकर चलते हैं या उन्हीं ट्रिक को लेकर चलते हैं जो मैक्सिमम जगह काम आ जाए। हम किसी ऐसे ट्रिक के बारे में नहीं बात करेंगे जो एक पार्टिकुलर क्वेश्चन पर ही वर्क करे। हम लोग ऐसे ट्रिक को सीखेंगे जो एक पैटर्न पे वर्क करे, एक ही पैटर्न के अगर क्वेश्चन है तो उस पर वर्क करे, और कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर रहेगा तो ट्रिक भी आगे जब ट्रिक भी आपको समझ में आएगी। तो इसीलिए क्लास को रेगुलर देखते रहिए ताकि आपका एक न्यू बिल्डअप होता रहे, और न्यू जब मजबूत रहेगी तो फिर आपको ट्रिक भी समझ में आएगी और ट्रिक आप खुद से भी बना पाएंगे। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा एक कक्षा, और क्लास अगर समझ में आई हो, थोड़ा सा भी आपके लिए बेनिफिशियल हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।